नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। भारत के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपनी काली करतूतों के लिए जाना जाता है। अपनी इसी काली करतूतों को अंजाम देने की एक बार फिर से पाकिस्तानी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि भारतीय सेना के पराक्रम से टकराना उनके बस की बात नहीं है। पीछे से वार करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, फितरत है, नियत है। अब वो फिर से नए मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। और वहीं देखिए कि बांग्लादेश को अब मोहरा बना रहा है पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान से इसके अलावा और ज्यादा उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती है। और क्यों, आपको यह भी हम बता दें। तो देखिए, यहां पर पाक एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। काली करतूत करने में माहिर है पाकिस्तान। यहां पर नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है पाकिस्तान। और दुनिया में आतंक फैलाना पाक का काम है। और इसकी कई बानगी हमने देखी। पीठ पीछे वार करना पाकिस्तान की फितरत, क्योंकि सामने वो कभी नहीं। फिर देखिए, सामने आई पाकिस्तान की ये बेशर्मी। और ऐसे में देखिए, पाकिस्तान की कार्य प्रणाली को अगर देखा जाए, यानी कि वो जिस तरह से काम करता है, उसको अगर देखें तो सदियों से वो यही करता आ रहा है। पूरी दुनिया में आतंक फैलाओ। अभी ऑस्ट्रेलिया से भी खबर आई थी। और वहीं देखिए, लोगों में डर पैदा करो, जो हर बार वो करता है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी देश की समस्या नहीं है। ये साफ यहां पर दिख रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की भारत विरोधी टेरर प्लेटफॉर्म बनाने की एक कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर के एक संशय, एक चिंता हमने भी जाहिर की थी। कई बार डिबेट में इसको लेकर के हमने बातचीत की है। हुसैन जावेद से भी इस बात का हमने जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त तो वो सिरे से खारिज कर गए। लेकिन अब देखिए, इसको लेकर के पुख्ता जानकारी जो है वो सामने आ गई है। कट्टरपंथ इस रणनीति को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। अगर दक्षिण एशिया में इसको मिलकर के नहीं रोका गया, दक्षिण एशिया ने अगर इसको मिलकर के नहीं रोका, यूएन ने अगर अपने आंखों से पट्टी नहीं हटाई, तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश वो नया अड्डा बन जाएगा जहां आतंक, ड्रग्स, कट्टरपंथ मिलकर के भारत की सुरक्षा को चैलेंज देंगे। और आज भारत को चैलेंज देंगे, कल पूरी दुनिया को चैलेंज देंगे। बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क एक बार फिर से देखिए गंभीर चिंता का कारण बनता चला जा रहा है। खुफिया जानकारी और रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान और जमात इस्लामी की मदद से तकरीबन आठ आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं। और इनमें से आपको बता दें कि तीन कैंप जो है वो भारत की सीमा से बेहद ही नजदीक है, जिससे सीमा पार आतंकवाद का जो खतरा है वो और ज्यादा गहरा गया है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक ये कैंप सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों की मदद से संचालित हो रहे हैं। और अभी देखिए, ये जानकारी निकल करके सामने आ गई है। देखिए एक बार फिर से, जो बांग्लादेश पाक है वो बेनकाब बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह किस तरह से घुसपैठ की कोशिश है। ये खतरनाक घुसपैठ है। बांग्लादेश में पाक समर्थित आतंकी नेटवर्क एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। और हमने इसको लेकर के चिंता जाहिर की थी। बांग्लादेश में ट्रेन किए जा रहे हैं पाक के आतंकवादी। हमने देखा कई पाकिस्तान के अधिकारी, यानी आर्मी पहुंचे तो समझिए वहां पर आतंकवाद पहुंचने वाला है। मदरसों में खड़ी हो रही है आतंकियों की फौज। और यह तैयारी बांग्लादेश के अंदर में है। पाक के बांग्लादेश में 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, जिनमें से 3 कैंपों का अगर हम जिक्र कर ले तो जो भारत की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। आप समझिए, इन 3 आतंकी कैंपों को भारत की सीमा से सटा होकर के बनाने का मकसद क्या होगा। आईएसआई की भूमिका होने के पूरे यहां पर जो संकेत है वो मिले हैं। और ऐसे में कैंप में तेजी से युवाओं की जो भर्ती है वो यहां पर की जा रही है। अब ऐसे में समझिए इस बात को कि किस तरह से पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत विरोधी कामों के लिए करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बांग्लादेश में चल रहे हैं टेरर कैंप के अंदर की जो सारी करतूतें हैं वो अब सामने आने लगी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश किन किन इलाकों में टेरर कैंप जो है वो चला रहा है। तो देखिए, यहां पर चिट्टागोंग, ये लाल खान इलाके में चल रहा है ये कैंप। यानी हम आपको एक एक जानकारी, सटीक जानकारी, अंसार अल इस्लाम और लश्कर ए तैयबा ये चला रहा है कैंप।
जो चिट्टागोंग में ये जो कैंप बनाया गया है उसे कौन चला रहा है? तो अंसार अल इस्लाम लश्कर तैयबा हारून इजहार और पाक सेना के पूर्व मेजर जिया कर रहा है इसको संचालित। यानी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे बेनकाब हो रहा है। यह कैंप भारत के त्रिपुरा और मिजोरम के पास में है। तो वो 3 मेन हम आपको आतंकी ठिकाने बताएंगे जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं। अब देखिए, ये बसीला और मोहम्मदपुर मदरसा, यहां पर भी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ढाका स्थित तामिर उल मिल्लत मदरसा में कैंप है ये। आप समझिए इस बात को कि ढाका मतलब वो पॉलिटिकल ग्राउंड है जहां पर आप आतंकी संगठन चला रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका साफ तौर से वहां पर देखी जा रही है। अब ऐसे में देखिए इसको कौन संचालित कर रहा है, यह भी बड़ी जानकारी। तो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स में जमातुल अंसार फिल हिंदाल में ये कैंप जो है वो सक्रिय है, यानी ये उसी के आसपास का एरिया है जहां पर ये और शमीन महफूज जैसे कट्टरपंथी संगठनों का समर्थन है इसे। आप समझिए इसको किस तरह से संचालित किया जा रहा है और कितना खतरनाक बनाया जा रहा है। केएनएफ और अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी से भी संपर्क में है ये सभी आतंकी संगठन, इसके जो मेन हेड है वो। और देखिए केएनएफ और चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स त्रिपुरा और म्यांमार बॉर्डर के बेहद करीब है यहां पर। तो ये हम आपको जानकारी उन 3 आतंकी संगठनों की दी है जो भारत के बिल्कुल नजदीक है, जो भारत में एक तरह से नापाक मंसूबों के लिए दूसरी तरफ जो है वो तैयार किए गए। देखिए नदी किनारे और 4 इलाकों में जमात उल मुजाहिदीन जो है उसके ठिकाने हैं यहां पर। तो इस तरह से पाकिस्तान बेनकाब हुआ। और बोगरा और देखिए चौपाइन वाबांगगंज क्षेत्र में सबसे हिंसक आतंकी गुट है। तो ये बोगरा और ये चपाइन वाबगंज जो है यहां पर सबसे, और ये कि बंगाल से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में चुनाव है। ढाका के रिहायशी हॉलों में हिज्ब उत तहरीर भर्ती की गई है। आप समझिए कि किस तरह से युवाओं को इसमें भर्ती किया जा रहा है। कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये उस वक्त से जब से तख्ता पलट हुआ है उसकी शुरुआत तो हुई थी महज एक आरक्षण को लेकर के, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से यहां पर कट्टरपंथी सोच को पूरी तरह से जो है वो फैलाया जा रहा है। अब देखिए कि ढाका से आई जो ताजा रिपोर्ट है, पूरे दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी एजेंसियों में एक तरह से अलार्म बजा दिया है। दावा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को न सिर्फ ड्रग्स रूट की तरह यूज कर रहा है बल्कि उसे भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए भी एक नया लॉन्च पैड बना रहा है। आईएसआई ने बांग्लादेश के कई इलाकों में गुप्त ट्रेनिंग कैंप खड़े कर दिए हैं जहां रोहिंग्या युवकों, कट्टरपंथी संगठनों के सदस्यों और स्थानीय तत्वों को इंडिया में घुसपैठ, आईईडी बनाने और गुरिल्ला टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब देखिए कि रिपोर्ट ये बताती है कि ये सब उस समय तेज हो गया जब ढाका में 2024 में राजनीतिक बदलाव हुआ, यानी कि जो उथल पुथल हमें देखने को मिले उस वक्त में ये सब कुछ जो है वो सक्रिय हो गया। अब राजनीतिक बदलाव के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पर बन गई। मोहम्मद यूनुस कौन है? कट्टरपंथी सोच का शख्स जो अंतरिम सरकार अभी चला रहा है यहां पर। और इसी दौरान पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच ढीली की गई, पाक नागरिकों की सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी छूट दे दी गई और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो बांग्लादेश को आईएसआई के हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल का एक बेस बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार जब से बांग्लादेश में आई है तब से उस देश में तबाही मची हुई है, अभी तक स्थिरता नहीं आई है। अब तो वहां के युवा भी सोच रहे होंगे, जो जिंजीज जिन्होंने ये बदलाव किया, कि आखिरकार हमने वो बदलाव करने के लिए आवाज क्यों उठाई, क्योंकि ये तो सब कुछ कट्टरपंथियों की सोच वाले इंसानों के पास चली गई है। हमारा देश चला गया है और आज भी उथल पुथल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल है, चुनाव का अता पता नहीं है। अब ऐसे में देखिए लोकतंत्र खत्म करने की एक कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि शेख हसीना के लिए देखिए किस तरह से फांसी की सजा जो है उसको यहां पर ले लिया गया, उसका ऐलान कर दिया गया है। इस बीच यूनुस ने बर्बादी की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया।
पाकिस्तान के साथ गलबैया उन्होंने शुरू कर दी। जैसे ही तख्ता पलट हुआ, अंतरिम सरकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस आते हैं सत्ता पर, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ झुक जाते हैं। अब समझिए कि पाकिस्तान और चाइना के ही नक्शे कदम पर अब बांग्लादेश भी चलने लगा है, या फिर ये कहे कि उन्होंने इसे भी बरकला दिया है, बता दिया है कि हमारे बिना तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाएगा। और देखिए, दोनों देशों के बीच में कई तरह के समझौते चल रहे हैं। खुलेआम भारत के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान भारत विरोधी कामों के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे, और देखिए ये सब कुछ एक जो हम कह रहे थे कि पुख्ता कैसी चीजें हुई हैं, तो शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने इस आतंकी कैंपों को लेकर के गंभीर चिंता जाहिर की। आरोप लगाया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट मिल रही है और पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क दोबारा से पैर पसार रहे हैं। जॉय के मुताबिक यह स्थिति सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, और इसीलिए आज हम इसी खास मुद्दे पर जो है वो चर्चा करेंगे। सीधे हम अपने मेहमानों का यहां पर जो है वो रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं और यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हुसैन जावेद जी है, पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका हुसैन जावेद जी रुक करते हुए, मतलब पाकिस्तान की सरजमी से तो भारत के खिलाफ साजिश रची ही जाती थी, लेकिन अब बांग्लादेश को भी पीछे नहीं छोड़ा। मुझे लग रहा है कई बार आपसे डिबेट में मैंने इस बात का जिक्र भी किया कि ट्रेनिंग कैंप, वहां पर आतंकी संगठन, ये सब कुछ बनाए जा रहे हैं, दिया जा रहा है। तो बांग्लादेश को तो बख्श दीजिए ना, या 1971 का बदला लेंगे आप कि हमसे अलग हुए हो तो हम छोड़ेंगे नहीं, आपको भी बर्बाद करेंगे, हम तो हो ही रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, मैं इस पे यही कहूंगा, जो आपने कैंप्स की बात की, कैंप्स के नाम बता दिए और हमारे कौन से लोग वहां पे इस वक्त अपॉइंट किए गए उनके नाम भी बता दिए, तो मेरा तो सवाल ही आपसे बड़ा सीधा साधा है कि क्या अभी तक भारत सरकार ने ढाका से राब्ता किया है, शिकायत की है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, ये सबूत ढाका के साथ सरकारी सतह पर शेयर किए? क्योंकि मुझे तो आज की न्यूज में कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली कि इंडिया ने ये सवाल बांग्लादेश से ऑफिशियली उठाया है। मीडिया की स्क्रीन के लिए तो ये चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम जमीनी सतह पे जाते हैं कुछ हमें मिलता ही नहीं है। अच्छा होगा कि अगर इतने पक्के सबूत है ना, तो आपकी हुकूमत इसको बांग्लादेश की हुकूमत के साथ उठा ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपके मसलों का भी हल हो जाएगा। दूसरी बात, हमेशा की तरह ये तो खैर मैं एक अरसे से देख ही रहा हूं कि जब भी किसी भी शो का आगाज होता है ना, वो यही बात होती है, हमेशा एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है। पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान से ये हो रहा है, पाकिस्तान से वो हो रहा है, और तो और मैं देखे वैसे तारीख का धारा भी कैसे बदल जाता है। आज सिडनी में जो साजिद अकरम फायर करता है, मारा जाता है, उसका ताल्लुक भारत से निकलता है और बकायदा इसकी तस्दीक हो चुकी है। अब तो आप छुपा नहीं सकते, हालांकि आप लोगों ने कहा पाकिस्तानी उसके पीछे है, दुनिया ने देख लिया कि वहां पे किस बंदे ने ये काम किया। कनाडा में आप बकायदा कैनेडियन सिखों का कत्ल करते हैं, तो आतंक का कॉरिडोर तो आपने बनाया हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। तो मैं समझता हूं अब ये मंजन जो है ना, अब ये मैम एक मिनट, ये जो मंजन है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, ये सारा बयानिया इंडिया में बनता है, इंडिया में इसको बेचा जाता है। बाहर की जो दुनिया ना, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अब आपको सीरियस नहीं ले रहे। यही वजह है बांग्लादेश और पाकिस्तान आज आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, और इंडिया जावेद जी आवाज पहुंच रही है। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए, कैनेडियन सिखों का कत्ल करते हैं कौन? भारत कत्ल कर रहा है? कौन है वो जिसका कत्ल किया गया? और कनाडा में सिख कहां के हैं? भारत के ही जाते हैं वहां पर। कनाडा में सिख, लेकिन वो कनाडा में सिख कौम है क्या? उनका अपना सिख कौम है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया से ही सिख वहां पे गए हैं, कुछ 80 की दहाई में गए हैं, हाँ। कुछ 90 की दहाई में गए, मगर अब वो कैनेडियन किसका कत्ल हुआ? किसका कत्ल हुआ? मुझे लग रहा है इसकी वजह से वहां के प्रधानमंत्री को अपनी सरकार खोनी पड़ी, अपना पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ। अब भी आप वही मुद्दा लेके बैठे हैं। माफी मांग ली कनाडा के गवर्नमेंट ने, माफी मांग ली है, अब आपको भी माफी मांगने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की तरह ना खालिस्तान भी है, एक तरह से अलगाववादी सोच विचारधारा के साथ, जिनको एक तरह से हम आतंकवादी कह देते हैं कई बार, क्योंकि जो वहां पर गुरपत पन्नू है वो हमारे देश में
तहलका, दहशत फैलाने की कोशिश में रहता है। अगर कार्रवाई हो रही है तो उस पे होगी, वो भी कनाडा की गवर्नमेंट के साथ मिलकर के हो रही है। इसलिए बेबुनियाद चीजें मत कहिए। और दूसरी बात यह है, स्क्रिप्ट की शुरुआत आतंक से होती है। आपके यहाँ आतंक के अलावा है क्या? मैम सुन तो लीजिए ना। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको तो मैंने बहुत देर सुन लिया, बहुत देर सुन लिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के अलावा है क्या जिस पर हम बातचीत करें? आप बताइए। आपने अपने इंट्रो में पाकिस्तान बैशिंग कर ली ना, मुझे कम से कम 2 मिनट तो दे। 2 मिनट आपको दिया मैंने, प्रॉपर 2 मिनट। ये बैशिंग तो हम सुनते ही रहते हैं, अब आप हमें भी सुने थोड़ा सा। मैं इसमें ये कहूंगा कि आप ग्रेटर साउथ एशिया का टाइम आ गया। अब चाइना स्टेप इन साउथ एशिया में कर चुका है और उसको लाने में बांग्लादेश, इस्लामाबाद का बड़ा किरदार है, क्योंकि हम एक कनेक्टिविटी चाहते हैं, इकोनॉमिक, हम सब ने यहाँ पे आगे बढ़ना है। इंडिया ने साथ नहीं देना, वो इंडिया ने सार्क का जो बेड़ा गर्क किया वो सबको पता है। अब चाइना घुस चुका है, तो आप जरा खातिर जमा रखिए। तो कैंप तो नहीं बनने जा रहे। दूसरे देशों के बलबूते आप रेंगते रहेंगे? कब तक? चाइना घुस गया, आप खुशी मना रहे हैं। अमेरिका को कुछ बेहतर चीजें मिल गई, आप खुशी मना रहे हो। पाकिस्तान को कुछ मिले तो खुशी मनाए, तो हम सोचे भी। आज उसी ढाका में पाकिस्तानी ज्यादा काबिल कबूल है, मकबूल है, लेकिन कोई इंडिया का नाम भी नहीं लेता। ये सवाल आप लोग अपने आप से कैसे लेगा हुसैन जावेद जी? कैसे नाम लेगा? वहां पर एक स्थिर गवर्नमेंट तो हो, कट्टरपंथी सोच के तो लोग हैं वहां पर जो आपके द्वारा बसा दिए गए हैं। और ज्यादा कैसे सोचेंगे भारत के लिए? अब तो यही तो सवाल उठ रहा है ना कि भारत का नाम और भारत के खिलाफ एक नापाक साजिश आपके ही तरफ से वहां पर की जा रही है। ठीक है, उस सरजमी का इस्तेमाल भी आपकी तरफ से किया जा रहा है। चले मैं आपकी बात मान भी लूं, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं कि बकौल आपके एक साजिश हुई, 8 कैंप हो गए, वो भारत की सीमा के पास है, वहां पे नहीं, उसमें से 3 कैंप भारत की सीमा के पास में है। मुझे इस सवाल का जवाब दे, दिल्ली सरकार ने ऑफिशियली ढाका से ये सवाल उठाया है, मुझे वो खबर दिखा दे कि आपकी सरकार ने एहतजाज किया। मीडिया के एहतजाज की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार ने एहतजाज किया है। सर वो भी चीज आएंगी ना, वो भी आएंगी, लेकिन मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ कि शेख हसीना के जो बेटे हैं साजिब, उन्होंने ये आरोप लगाया है। क्या मतलब? अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री पे आपको और उनके बेटे पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, एक चीज हुसैन जावेद जी, आप उसको बांग्लादेश के हवाले नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश की हुकूमत कह रही है उसको हवाले करें, आपका एक्स्ट्राडिशन का उनके साथ एग्रीमेंट भी है, आप उनको हवाले नहीं। शेख हसीना कौन है आज, उसकी क्या हैसियत है? उसको उसका मुल्क कबूल नहीं कर रहा, उसका मुल्क उसको सजा सुना चुका है, आप उसको कह रही हैं। यही तो वजह है कि इंडिया ने बंगला अवाम से ताल्लुकात बनाए होते हैं। शेख हसीना आप अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको जेल में डाल रखा है, उनकी बहनों के ऊपर में जो है केमिकल छिड़क रहे हैं। अभी ताजा जानकारी है, अभी तो हमने उसको ब्रेक भी नहीं किया, अभी करेंगे कुछ देर के बाद में। आप पता कर लीजिएगा इस चीज को। हम वैसे देश नहीं है, हम अपने देश में तो अपने प्रधानमंत्रियों का, पूर्व प्रधानमंत्रियों का ख्याल रखते ही रखते हैं, उनका औहदा, उनका औरा, इसको हम इज्जत बख्शते हैं। हम दूसरे देश जिसके साथ हमने दोस्ती की है, हम उनके भी पूर्व प्रधानमंत्रियों का जो है वो यहां पर ध्यान रखते हैं। अगर सही तरीके से लाया जाए या बुलाया जाए तो क्यों नहीं जाएंगे शेख हसीना? आप फांसी की सजा बांग्लादेश दे देता है, फांसी की, एक मिनट रुकिए, फांसी की सजा बिना उनके जिरह के, बिना उनके तरफ से पक्ष को सुने हुए फांसी की सजा दे देता है। आपको लग रहा है कि शेख हसीना वहां पर सेफ है? आपका काम है पीठ पे छुरा घोंपना, भारत का काम नहीं है। मैं चाहूंगी हमारा, देखिए एक मिनट, सिर्फ एक लाइन। शेख हसीना से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अभी अगर इंडिया अभी भी उनको एसेट समझेगा ना, वो एसेट नहीं है, वो आपके लिए भी लायबिलिटी बन चुकी है। तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी दोस्ती है और हम दोस्ती को निभाना जानते हैं। हमारी दोस्ती है, हम दोस्ती को निभाना जानते हैं। हम पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, ये भारत है। मैं चाहूंगी कर्नल शिवदान जी आपके पास आते हुए, ये लायबिलिटी के तौर पर तो शेख हसीना को ले रहे हैं, मैं चाहूंगी इस पे भी आप एक जवाब दें, लेकिन साथ ही साथ अब बांग्लादेश की सरजमी, देखिए इसके लिए एक कहते हैं ना आतंक, एक बू जो है वो आने लगी थी कि वहां पर कुछ इस तरह की नापाक साजिश जो है उसको बुना जरूर जाएगा। जिस तरह से वहां पर उथल पुथल है, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, मोहम्मद यूनुस की जो सोच है इन सब को लेकर के, और कई बार मैंने डिबेट में भी इस बात का जिक्र किया हुसैन जावेद जी से, मैं इस पर सवाल भी पूछ चुकी हूं, जवाब उस वक्त भी सही नहीं मिला, आज भी कुछ चीजें नहीं मिली। अब उसी सरजमी का इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ करने की कोशिश हो रही है, आतंकी संगठन बनाया जा रहा है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश को हमने आजादी दिलाई
जिसको 70 में इतनी जगह इल्ट्रीट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा कि इतने लोगों को मारा गया वहां पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा और इतनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आज वही देश भारत के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के द्वारा, उसी देश के द्वारा जिसके द्वारा वो उनको तंग किया गया था। ये एक बात बांग्लादेश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश इससे पहले बड़ी डेवलपिंग कंट्री के रूप में, विकसित देश के रूप में, विकासशील देश के रूप में सामने आया था और उसकी विकास दर काफी अच्छी हो गई थी। वो भारत के सहयोग के द्वारा हुआ था और बांग्लादेश बहुत अच्छी तरह तरक्की कर रहा था। भारत में खुशहाली थी, बांग्लादेश में खुशहाली थी। मगर अभी बांग्लादेश जो पाकिस्तान के रास्तों पर चल पड़ा है, उसके अभी बांग्लादेश की वही आर्थिक स्थिति होने वाली है जो पाकिस्तान की हुई है। और ये पाकिस्तानी सेना का एक और पहलू है कि वो क्या करते हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को, कट्टरपंथ पंथ को बढ़ावा दे करके वहां की जनता को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान में किया। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में केवल इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर के पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान की जनता को अपने कब्जे में करने की कोशिश की है। और वही सब कुछ उन्होंने बांग्लादेश में किया, जिसके द्वारा उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर के वहां का स्टूडेंट अनरेस्ट शुरू किया और शेख हसीना को सत्ता से हटाया, और जिसके कारण शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। तो इसलिए वो शेख हसीना एक पॉपुलर सरकार चला रही थी, जनता की सरकार चला रही थी। मगर अब की जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो जनता की सरकार नहीं है। और इसी कारण से बांग्लादेश में तरह तरह के आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं, क्योंकि वहां जनता की आवाज तो है ही नहीं। वहां तो कट्टरपंथ की आवाज है, और जो जिनको पाकिस्तान ने खुद बिठाया उस पर उनकी आवाज है। तो इसलिए पाकिस्तान जो करना चाहेगा वो बांग्लादेश में सख्त होगा जब तक उनकी सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनेगी। इसलिए ये जो उन्होंने शुरू किया है अभी वहां पर आतंकवाद शुरू करने की कोशिश, ये है कि हम भारत को दो तरह से घेरेंगे, एक पाकिस्तान साइड से, एक बांग्लादेश साइड से। पर ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को हमने फेल किया है, उसी प्रकार से हम बांग्लादेश के आतंकवाद को भी उसी तरह फेल कर देंगे। और हम अपने आप को सिक्योर करना जानते हैं, क्योंकि पूरा भारत हमारा, हम पूरे भारत में, हमारे में सब राष्ट्रीयता की भावना है, और पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है जब इस तरह की भारत पर अटैक होते हैं। तो इसलिए मैं पाकिस्तान को यही सजेस्ट करूंगा कि बांग्लादेश में इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें और कम से कम अपनी स्थिति को देखें कि किस प्रकार से वो आज आर्थिक बदहाली में चले गए हैं, और यही हालत वो बांग्लादेश करना चाहते हैं। इसलिए बांग्लादेश को सतर्क हो जाना चाहिए और इस तरह की हरकतों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जी, यूके देवनाथ जी, मैं जानती हूं कि हुसैन जावेद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिएगा, यूके देवनाथ जी भी जब कह ले। यूके देवनाथ जी देखिए, बार बार जो है हुसैन जावेद जी अपने देश का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारा बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छी जो एक दोस्ती है वो हो गई है, लेकिन दोस्ती एक गवर्नमेंट अगर वहां पर हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो, उसके साथ हो, तो लगता है कि वाकई आपकी डिप्लोमेसी बहुत बेहतर है, वाकई आपकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। लेकिन वहां पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कौन बना रहा है नीति, ये सब चीजें क्लियर नहीं है। मोहम्मद यूनुस कभी सही फैसला लेते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं, कई बार तो वो अपने देश से बाहर भी दिखाई देते हैं, कई बार उनके खिलाफ भी जो है आपको आवाजें जो है जनता के बीच में से सुनाई देती है। अब ऐसे देश के साथ आप अपने बेहतर रिश्ते का जिक्र कर रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं और अपनी पीठ को आप थपथपा रहे हैं, और वहां पर आतंकी संगठन बनाने को भी आप कह रहे हैं बहुत बेहतर काम हम कर रहे हैं। सर अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। सबसे पहले तो ये शुरुआती दौर पे ये समझना पड़ेगा कि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर 4100 किलोमीटर लंबी है। 400 से ज्यादा आधिकारिक ट्रांजिट पॉइंट हैं जहां पे व्यापार होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड $14 बिलियन का है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड $1 बिलियन का है। यानी भारत के साथ बांग्लादेश पाकिस्तान की तुलना में 14 गुना ज्यादा व्यापार करता है। जहां तक आतंकवाद की बात है, देखिए 1971 के पहले हम लोग अभ्यस्त थे, क्योंकि वहां ईस्ट पाकिस्तान था और स्टेट पॉलिसी थी, वहां से वहां
सपोर्ट देते थे नॉर्थ ईस्ट में जितने टेरर ग्रुप्स थे। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उसके बाद भी जब जब वहाँ पर बीएनपी की सरकार आती थी, वो थोड़ा टेरर ग्रुप्स के प्रति ज़्यादा सचेत नहीं रहती थी, उदासीन रहती थी। तो जैसे उल्फा असम में था, उसको हेल्प करती थी। एमएनएलएफ नागालैंड में, मिजोरम में ऑपरेट करता था, वहाँ सपोर्ट देती थी। और परेश बरुआ का हमने सब ने नाम सुना हुआ है। लेकिन बीएनपी की सरकार भी, जब भी वहाँ खालिदा जिया की सरकार, वो भारत सरकार के अनुरोध पर हमेशा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती थी। अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसके पीछे ये समझना पड़ेगा कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जो अभी फिलहाल जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है उसका फायदा उठाएगा। मैं टीवी पे बोल ही देता हूं, पाकिस्तान से अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र के रास्ते घूमकर बांग्लादेश जा रहा है, उसकी पैसेंजर लिस्ट सबसे पहले हमारे पास पहुंच जाती है। और मैं टीवी पे बोल ही देता हूं कि पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर हवा के रास्ते से बांग्लादेश जा रहा है, उनको श्रीलंका के रास्ते जाना पड़ता है, तो उसकी पैसेंजर लिस्ट की उस फ्लाइट में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने दूसरे देश के लोग हैं और कितने पाकिस्तानी हैं, वो फ्लाइट टेक ऑफ होने के पहले ही हमें पहुंच जाती है। तो हमें कौन कौन पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेश जा रहा है एडवांस से पता लग जाता है। जैसे ही ये लोग ढाका, चट्टगांव, खुलना कहीं पे जाते हैं, तो अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमें पहले से पता लग जाता है। अब पता कैसे लग जाता है ये भी समझना पड़ेगा। बांग्लादेश की आवाम में 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग या तो अवामी लीग के सपोर्टर हैं या वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। तो हमें एडवांस थोड़ा सा यहाँ समझना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि 100 में से 70, लेकिन क्या आपके वक्त में ये एप्लीकेबल है कि इतने ही जो है परसेंटेज में लोग होंगे जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करें? क्योंकि अब तो सोच बदल गई और काफी लंबा वक्त भी वहां पर हो गया है शेख हसीना या फिर एक स्टेबल सरकार के गए हुए। किरण जी, बांग्लादेश में कोई सोच नहीं बदली है। जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, ये मुश्किल से 18%, जैसे एनसीपी इनको सपोर्ट करती है मोहम्मद यूनुस को। एनसीपी ने तो अभी तक कभी इलेक्शन लड़ाई ही नहीं, पार्टी फॉर्म हुई है 10 महीने पहले। और जैसे जमात इस्लामी है, लास्ट इलेक्शन में उनका वोट प्रतिशत था 8%, तो वो बहुत ही माइनर प्लेयर है। बांग्लादेश में बीएनपी का अच्छा सपोर्ट है, बांग्लादेश में अवामी लीग का अच्छा सपोर्ट है। लास्ट इलेक्शन में अवामी लीग को 56% वोट मिले थे। अवामी लीग के इन 56% से में अगर हम बीएनपी के भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ऐड कर दें तो 70% लोग बांग्लादेश में पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि बांग्लादेश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और बांग्लादेश की फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, खासतौर से उनकी एयरफोर्स और नेवी के जो अफसरान हैं, वो समझते हैं कि 1971 में क्या हुआ था। अभी भी बांग्लादेश में वो माताएं हैं, अभी भी बांग्लादेश में वो माताएं हैं जिन्होंने 1971 के बाद एक बेटा या बेटी को जन्म दिया था और वो बेटा या बेटी को पता है कि उसके पिताजी पाकिस्तान आर्मी से थे। टीवी पे कहते हुए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये एक कटु सत्य है, टेलीविजन पे बोलना चाहिए। तो पाकिस्तान की दाल क्या वहां गलेगी? नहीं गलेगी, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान सपोर्ट बहुत कम है, इंडिया का सपोर्ट ज्यादा है। फरवरी का एक्शन जैसे ही हो जाएगा, चाहे उसमें अवामी भाग ले या ना ले, बीएनपी सत्ता में आने वाली है। और अगर बीएनपी 50% से ज्यादा सीट जीत जाती है, यानी अपने बलबूते पर सरकार बनाती है, तो बीएनपी और भारत का जो संबंध होगा वो भले ही दोस्ताना ना हो, लेकिन डेफिनेटली भारत विरोधी नहीं होगा। हाँ, क्या जमाते इस्लामी, एनसीपी और दूसरे मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें फरवरी के इलेक्शन में जीतेगी?
जी नहीं जीतेंगी। जी, लेकिन चुनाव क्या इतनी जल्दी मोहम्मद यूनुस कराएगा या फिर पाकिस्तान इतनी जल्दी ये चुनाव होने देगा? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि एनसीपी ने चुनाव लड़ा नहीं, अगर फिर उसका गठन किस बात के लिए हुआ? 10 महीने पहले अगर हुआ, क्योंकि हम अभी कुछ दिन पहले सुन भी रहे थे यूके देवनाथ सर कि किस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था कि हम भारत में क्या कर देंगे, हम जो है नॉर्थ ईस्ट को जो है उससे काट लेंगे, हम इन राज्यों को अपने में मिला लेंगे, हम जम्मू कश्मीर को अपने तरफ कर लेंगे। ये तमाम ऐसी बातें जो है वो एनसीपी के एक नेता की तरफ से कही जा रही थी वहां पे खुलेआम खुले मंचों से। तो ऐसे में क्या एनसीपी का जो गठन 10 महीने पहले हुआ है ये वाकई में भारत के खिलाफ वहां पर एक गवर्नमेंट को लाने की कोशिश के तहत हुआ है? किरण जी, एनसीपी जब इलेक्शन लड़ेंगे तो आप देख लीजिए उनका वोट का प्रतिशत 4 से लेकर 6% के बीच में होगा। क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी, खुलना यूनिवर्सिटी छोड़ दें और चट्टगांव में थोड़ा सा 1 या 2 कॉलेज को छोड़ दें तो एनसीपी का कोई पावर बेस है नहीं। और जब ये बयान आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे और भारत के चिकन नेट को काट देंगे, भारत में कश्मीर में ऐसा कर देंगे, ये बहुत छोटा सा धड़ा है। 100 में से 1 लोग भी ऐसे नहीं में हैं वहां पर जो कि इस तरह की विचारधारा रखते हैं। ये लोग खलबली पैदा करते हैं, ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल में थम्स अप लेने के लिए इस तरह के यूट्यूब चैनल चलाते हैं। या फिर ये मोहम्मद कहे यूनुस की कि सरकार लोगों के के साथ बीच ऐसी में उनका नाम रहे, इस वजह से भी इस तरह के बयान जो है वो सामने आ जाते हैं। हुसैन जावेद जी, इस चीज को बताइएगा। आप तो यूके देवनाथ सर की कई बातों से आप समर्थन रखते भी हैं और कहते हैं मैं एग्री हूं, तो इस बात से भी कि अगर कितने लोग बांग्लादेश जा रहे हैं वो सारी चीजें पता चल जाती हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट होती है। अब ऐसे में अगर 8 आतंकी कैंपों का जिक्र और 3 जो है वो भारत की सीमा से सटा हुआ है, तो इसमें फिर दोहराए तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बात के तो चीजें उठेंगी नहीं। और हमारे यहाँ तो कहावत भी है, चिंगारी या फिर एक छोटी सी आग की चिंगारी वही होती है जहां पर इस तरह की बातें होती हैं। देवनाथ जी ने वाकई एक ऐसी बात की है जो कम से कम मेरे में नहीं थी, और मैं समझता हूँ वो शायद इसमें सही भी है बिल्कुल, कि जब जो वो कह रहे हैं कि जब कोई फ्लाइट या कोई इस तरह से बहरी जहाज ढाका की तरफ जाएगा तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंडियंस के पास होती है कि कितने लोग हैं और इनका ताल्लुक कहाँ कहाँ से है। तो जो जिस अंदाज से उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ इसमें वो सही होंगे, मैं बिल्कुल उनको यहाँ पे चैलेंज नहीं करता। लेकिन एक और बात है जो उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताई ना कि 70% जो बंगाली है वो एंटी पाकिस्तान है। इस पे मैं उनसे परसेंटेज पे इख्तलाफ जो है वो कर सकता हूँ। उसकी वजह क्या है कि देखिए, अगस्त 2024 जब वहां पे टॉपल डाउन हुआ और वहां पे एक इंटरम सेटअप आया है जो अभी तक चल रहा है, तो इसमें पाकिस्तानियों ने बेशुमार किस्म के विजिट की वहां पे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे मतलब फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ वो गए वहां पे, और किसी जगह उन्हें किसी किस्म का एहतजाज का सामना नहीं करना पड़ा, किसी का बुरा एक्सपीरियंस वहां पे रहा नहीं, और अवामी सतह पे बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। यही वजह है कि अच्छी वाइब्स जो है ना वो वहां पे हैं, और इसकी बेस पे मुझे नहीं लगता कि ये 70% है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। बाकी जो भी परसेंटेज बनेगी, जो एक मंजरनामा बनेगा, जैसे उन्होंने कहा कि अवामी लीग अभी भी स्ट्रांग है, बीएनपी भी आ सकती है, तो देखिए 12 फरवरी कौन सा कोई दूर रहेगी, आने वाली है, और डेट हमारे सामने आ गई, और इलेक्शन भी हो जाएगा। इलेक्शन भी हो जाएगा तो ये समझ लें कि यूनुस साहब तो जा रहे हैं, लेकिन 2024 के बाद जो एक नया बांग्लादेश सामने आया है वो आगे रहेगा या नहीं रहेगा ये हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन मेरी जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज समझना है, 2024 के बाद आपने कहा जो नया बांग्लादेश, आपको शेख हसीना से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट में चीजें कर दी थी क्या उन्होंने, या फिर कोई बात आपकी नहीं मानी, कोई आतंकी संगठन नहीं खोलने दिया? इतनी नाराजगी किस बात के लिए शेख हसीना से? देखिए, इस बात की तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। ये बांग्लादेश का हक है, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, किसी मुल्क के साथ रखे, इससे में मसला नहीं है। जावेद जी, मैंने तो इस एंगल में बात पूछी भी नहीं, और देखिए आपके मन से जो दर्द है वो निकल करके आ गया। आपके जवाब में अपनी राय दे रहा हूँ, आपके जवाब में अपनी राय दे रहा हूँ, और आपके सवाल के जवाब भी दूंगा कि दूसरी बात आप देखें ना, अभी एक और फैक्ट जो है वो देवनाथ जी ने शेयर किया, मैं उससे भी एग्री करता हूँ
कि 14 बिलियन की ट्रेड आपकी है, 1 बिलियन की हमारी है। हमारी 1 बिलियन की क्यों है? क्योंकि जो 15 साल गुजरे हैं ना, शेख हसीना जो 2008-9 के बाद मुसलसल इक्तदार में रही, उसने पाकिस्तान के साथ सारे जो ताल्लुकात थे उनको बिल्कुल सर्द खाने में डाल दिया था। ना कोई पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है, ना स्टेट के लेवल पे कोई किसी किस्म की मीटिंग हो रही है, और एंटी पाकिस्तान जितना उन्होंने जो उनका टाइम गुजरा है, उन्होंने जो एक पूरा अपना बयानिया बनाया, इस वजह से आप बताएं ट्रेड कहां से होनी थी। ये तो अब जाके 1 साल हुआ है कि वहां से हमारे दिल और उनके दिल आपस में जुड़ गए हैं। नहीं तो मैं नहीं, यही कहूंगा यही हसीना बात वाजिद देखिए, से मैं यूके देवनाथ सर से इसी चीज का, आप अपनी ही बात को कंटिन्यू करेगा, इसी बात से आगे इसको ऐड ऑन करते हुए मैं देवनाथ सर से भी यही पूछ ही रही थी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ आपके बेहतर रिश्ते नहीं होते हैं, और एक अनस्टेबल अंतरिम गवर्नमेंट, उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान की कैसी डिप्लोमेसी, कैसी विदेश नीति है? हुसैन जी देखिए, इसमें एक फर्क है मैम। जो हसीना का कॉन्टेक्स्ट था वो मैंने आपको बता दिया। ऑब्वियसली वो आपको पता है कि एक उनकी लेगेसी चली आ रही है, अवामी लीग, एंटी पाकिस्तान और वो सब कुछ। तो उनसे उम्मीद भी यही थी, उन्होंने वही किया। बीएनपी जब भी इक्तदार में रही है, या इरशाद हुसैन की हुकूमत भी आपको याद होगा, उनकी जातिया पार्टी थी, तो जब भी उनका टाइम रहा, हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत ज्यादा बेहतर रहे हैं। लेकिन जब जब अवामी लीग आई है, इनके साथ हमारी नहीं बनी, क्योंकि इन्होंने वही जो उनका पुराना मंत्रा होता है जो आजकल बांग्लादेश में बेक नहीं रहा, ये उस पर लगे रहे। और आप देख लें, जिस दिन हसीना की हुकूमत गई है, मैं आपको दावे से कहता हूं, यकीन से कहता हूं, अवामी सतह पर बंगला अवाम हमारे करीब हुए हैं। अब देखें, हमारा चावल वहां जा रहा है, वहां से जूट यहाँ पे आ रही है। हमने उनको ऑफर किया कि हमारी जो कराची पोर्ट है ये हाजिर है आपके लिए, आतंकवादी भी अगर जा आपको रहे हैं, चाइना से बैकपोर्ट करनी है। और मैं मदरसा बाकायदा भी खुल रहा है और उसमें आतंकवादी ट्रेनिंग भी हो रही है, इसका भी जिक्र करिए ना, नहीं मैम, ये जिसपे एक्चुअल में नहीं, आज हमारी डिबेट है, उसका भी तो जिक्र करिए, उसकी भी बात करिए। देखिए, इससे तो मैं इख्तलाफ करूंगा, इससे इनकार करते हैं? बिल्कुल। देखिए, वही मैंने आपके सवाल के शुरू में ही कहा तो ना, मैंने तो कि जगह अगर इंडियन तक बता दी कि कौन कौन से भारत से समय सीमा से सटे हुए जो ट्रेनिंग कैंप है वो चल रहे हैं, कौन चला रहा है, यहां तक आपको जानकारी दे दी। अभी इस बात में आप जो है इनकार करेंगे? देखिए, मेरी जानकारी इस हद तक है कि डिफेंस के शोबे में हमारा बांग्लादेश से क्लोज कनेक्शन कायम हो चुका है। जी चलिए, मैं शिवदान जी का रुख करती हूँ, लेकिन हुसैन जी मैं चाहूंगी दो चीज पर अभी आप जानकारी, अगर थोड़ा वक्त है तो पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिए, थोड़ा सूत्र तो आपके भी होंगे। पहला तो ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप, और जो इमरान खान की बहनें हैं उनके ऊपर में एक केमिकल जो है वो फेंका जा रहा है, जैसे पानी की बौछारें करते हैं, केमिकल का बौछार भी हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र है? इसको लेकर के जानकारी ले लीजिए, फिर आपके पास आकर के हम सवाल भी लेंगे। शिवदान जी आपका रुख कर रहे हैं, इसी बात को समझिए, क्योंकि आतंकी कैंप चलाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ दिन के बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप भी जो है वो जरूर लिया जाएगा। साजिद वाजिद की तरफ से ये कह दिया गया है कि मैं चिंतित हूं और मैं चाहता हूं दक्षिण एशिया जो है इसको लेकर के एक ठोस कदम उठाए, क्या होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहा अदरवाइज बांग्लादेश जो है आने वाले दिनों में ड्रग्स का, आतंकियों का एक तरह से गढ़ बन जाएगा। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री रह चुका है, और अब जब से वहां पर यह सरकार बदली है, बांग्लादेश भी उसी स्थिति में जा रहा है जिस स्थिति में पाकिस्तान पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए दक्षिण एशिया के ये एक खास देश हैं, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, ये बांग्लादेश, ये सब साउथ एशिया का एक हिस्सा है। तो दक्षिण एशिया में यदि आपको शांति चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो बांग्लादेश को उन रास्तों पे नहीं जाना चाहिए जिन पर चल के पाकिस्तान आज बर्बाद हुआ है। और खासकर ये जो पाकिस्तान की अवामी लीग की सरकार चल रही थी, वो एक प्रोग्रेसिव सरकार थी और बांग्लादेश को तरक्की के रास्ते पर डाला है। और उसके बाद ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि डेवलप हो रहा था और पाकिस्तान बर्बाद हो रहा था। तो उसका जो कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग आपस में एक दूसरे को, तो ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने ये अपना जो इस्लामिक कट्टरपंथ चला करके स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और वहां की सरकार बदलवाई। तो मैं यही कहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति खराब होने की कंडीशन में जा रही है, वो पूरे साउथ एशिया के लिए चिंता का विषय है। और इसके अलावा ये पूछना चाहता हूं हुसैन साहब से कि यदि पाकिस्तान का ट्रेड बांग्लादेश के साथ भारत के ट्रेड के मुकाबले एक है और भारत का $14 बिलियन है, तो आप किस चीज का ट्रेड करना चाहते हैं? क्या प्रोडक्टिविटी है देश में जो आप
बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और क्या बांग्लादेश से आप लेना चाहते हैं, क्या स्थिति में है, क्या बांग्लादेश से कोई सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि आपकी तो आर्थिक स्थिति वैसे इतनी खराब हो चुकी है। तो इसलिए बांग्लादेश के साथ जो आपका ट्रेड डेफिशिएंसी है वो इसलिए नहीं है कि भारत ने बहुत ज्यादा उनको वो किया है। भारत एक प्रोडक्टिव देश है, डेवलप्ड कंट्री बन रहा है और बांग्लादेश में, भारत में सफिशिएंट मार्केट है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश का हमारे साथ व्यापार उस स्थिति में है कि दोनों डेवलपिंग कंट्री थे। मगर आपके साथ बताइए, सिवाय कुछ चावल वगैरह के जो आपने बताया है, इसके अलावा किस चीज का ट्रेड करें वो लोग? तो इसलिए इस बात को आप भूल न दें कि ट्रेड की डेफिशिएंसी है भारत के मुकाबले में, मगर यो आपके खुद के स्थिति के कारण है ऐसा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं चाहूंगी हुसैन जी जवाब दें कर्नल शिवदान जी की बातों का। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, इसका मैं जवाब यही दूंगा कि सबसे पहले हमारा चावल वहां पे जा रहा है, वहां से जूट यहाँ पे आ रही है। फार्मास्यूटिकल का जो शोबा है उसमें बहुत ज्यादा इस तरह का ताउन हमारा किया जा रहा है। हलाल फूड के हवाले से हमारा बकायदा MOU बांग्लादेश के साथ साइन हो चुके हैं। हलाल फूड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। इसके अलावा JF-17 थंडर जो हमारा एक जबरदस्त नंबर 1 किस्म का जेट है, बांग्लादेश इंटरेस्टेड है उसको परचेज करने में, और ये बहुत बड़ी डील इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये भी हो जाएगी। नॉलेज कॉरिडोर हमारा आपस में तय हो चुका है कि 500 बांग्लादेशी स्टूडेंट हर साल पाकिस्तान आएंगे और यहां से उनको एजुकेशन दी जाएगी। तो ये इतना कुछ हो, मतलब यहाँ पे, और ये भी शुरुआत है। मैंने वही कहा ना, 14 साल एक चीज अगर बिल्कुल बंद रही है वो अभी खुली है, चंद माह में ये सब चीजें सामने आई हैं। इंशाल्लाह इससे आगे और ज्यादा रास्ता भी निकलेगा और ज्यादा से ज्यादा दोनों अवाम आप देखिएगा इलेक्शन के बाद भी एक दूसरे के करीब अगर आएंगे। आवामी लीग आ गई तो फिर क्या होगा? BNS आ गए देखिए, क्योंकि एनसीपी तो आने से रही, जिस तरह से यूके देवनाथ सर ने जिक्र किया कि अभी नई बनी हुई पार्टी है। एक बात तय है कि ये बंगला अवाम का हक है कि फरवरी में वो जिसको भी लाइए उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। उनको अवामी लीग पसंद है, जैसे अभी देवनाथ जी ने कहा कि 56% उनकी सपोर्ट है, तो ठीक है उनको ले। अब उनके अवाम के खिलाफ तो कोई नहीं जाएगा ना, ऑब्वियसली वो जो भी फैसला होगा वो इंडिया को भी मानना है, वो पाकिस्तान को भी मानना है। लेकिन मेरी जाती राय है अगेन कि मुझे नहीं लगता कि अवामी लीग दोबारा इक्तदार में आएगी। मुझे एक हंग किस्म की पार्लियामेंट वहां पे दिखाई दे रही है, बाकी जो कुछ होगा वो आगे पता चल जाएगा। जी, मैं यूके देवनाथ सर या कर्नल शिवदान जी, इस बात का ही आप भी अग्री है क्या, हंग टाइप से जो है आपकी पार्लियामेंट में सरकार आएगी? देखिए, उसका कारण ये है कि बांग्लादेश में अवामी लीग को रिकॉग्निशन ही नहीं दी गई है। जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने बांग्लादेश की अवामी लीग को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो वो बेचारी चुनाव कैसे लड़ेंगे? वो लोग लड़ेंगे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ेंगे। इतना ज्यादा वो अपना उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा जितना कि एक पार्टी के रूप में हुआ था। तो इसलिए तो क्लियर कट है ही कि वो हंग पार्लियामेंट होगी, क्योंकि वो जो है उनको प्रॉपर मौका नहीं दिया जाएगा। जनता जो है उन्हें चुनना चाहेगी मगर चुन नहीं पा रही है, चुन नहीं पाएगी, क्योंकि बिल्कुल इसी चीज पे, कर्नल शिवदान जी की बात पे, यूके देवनाथ सर आपका जिक्र, क्योंकि आपसे इस बात को, क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि प्लानिंग के तहत है। पहले सत्ता परिवर्तन कराया गया, फिर ये जो है कोर्ट एक वहां पर लगाया गया, जो कि कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कोर्ट भी नहीं है जहां पर शेख हसीना अपनी बातों को रख सके, और फांसी की सजा तक दे दी जाती है। फिर ये ऑप्शन दिया जाता है, देश आओगे तो संभवतः आपको मौका एक मिलेगा अपनी फांसी की सजा को यहां पर ये करने के लिए। लेकिन अगर वो पहुंचे बांग्लादेश, क्या वो सेफ रहेंगी? क्या उनकी जिंदगी बचेगी? ये भी एक बड़ा सवाल। अब ऐसे में वहां पर प्रचार के लिए भी आपको वक्त नहीं मिल रहा है, पार्टी को भी पूरी तरह से आप कहीं ना कहीं दबोच करके रखे हुए। लग नहीं रहा है कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत चीजें हो रही हैं और ऐसे में आतंकी संगठन जो है वो बनाया जा रहा है? किरण जी, जब बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे, जाहिर बात है अवामी लीग तो खड़ी नहीं हो सकती है। होगा क्या, या तो बड़ी तादाद में अवामी लीग के सपोर्टर्स जो हैं बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे। जहां जहां अवामी लीग बतौर इंडिपेंडेंट खड़ी नहीं हो पाएगी, वहां उनका जो वोट है वो किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। जाहिर बात है कि अवामी लीग के सपोर्टर्स, अगर उनका कोई कैंडिडेट खड़ा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर खड़ा नहीं होता है, तो अवामी लीग के सपोर्टर्स जो हैं
उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वोट फॉर एनसीपी, नहीं, ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हार्ड लाइनर्स हैं। वोट फॉर जमाते इस्लामी, सवाल ही नहीं उठता। वोट फॉर बीएनपी, शायद हाँ। तो अवामी लीग का अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं खड़ा होता तो उसका जो वोट माइग्रेट होगा वो बीएनपी की तरफ माइग्रेट हो जाएगा। तो बीएनपी जो है विनर थोड़ा ज्यादा मजबूत हो सकती है। क्या शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी? फिलहाल सवाल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से बार बार भारत सरकार ने कहा है कि पहले ये एश्योरेंस चाहिए कि उनके ऊपर सजाए मौत जो है वह कानून नहीं लगाया जाएगा। हो ये रहा है कि अगर अभी बांग्लादेश को हम प्रत्यार्पण कर देते हैं शेख हसीना को, तो वो जैसे ही ढाका में पहुंचेंगी आज उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आज रात को ही उनको सूली में लटका दिया जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो कल सुबह का सूरज नहीं देखेंगी। बांग्लादेश में जो टेरर कैंप हैं, क्या पाकिस्तान की मदद से वो आगे बढ़ेंगे? इसकी गुंजाइश है, लेकिन वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत के फेवर में है। बांग्लादेश से जब भी कोई टेरर कैंप चलता है तो उनको अगर भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में, आसाम की तरफ, त्रिपुरा की तरफ, मेघालय की तरफ जाके अगर उनको कोई हमला करना है तो इन टेररिस्ट को ऐसी जगह से गुजरना पड़ता है जहां रास्ता ही ऐसा है जहां बीएसएफ के पोस्ट बने हैं। जहां पर बीएसएफ के पोस्ट नहीं हैं, वो पोस्ट इसलिए नहीं है बांग्लादेश बॉर्डर में क्योंकि वो वहां पे इतने घने जंगल हैं या पहाड़ी ऐसे अजीब हैं या वहां पर नदियां ऐसी हैं, नदी का बहाव ऐसा है कि कोई नहीं जाता। ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जैसे बीएसएफ की टुकड़ियां हैं वो भी वहां नहीं जा सकती, जबकि बीएसएफ के पास इतनी रिसोर्सेज हैं। तो ये टेरर कैंप जब पहले भी ऑपरेट हुए थे, जब ये आते हैं तो इनको वो चुनिंदा 20 या 26 रास्ते हैं जिनसे आना पड़ता है और सब जगह पे बीएसएफ की पोस्ट है। अगर जरूरत पड़ी तो एडिशनल फोर्सेस भी वहां भेजी जा सकती हैं। तो ऐसी चिंता की बात है नहीं। ये सोचना कि नॉर्थ ईस्ट को ये लोग काट देंगे, ये चिकन नेक को ये काट देंगे या भारत के अंदर घुस के कोई भयंकर कुछ कर, ठीक है, छुटका देवराज मतलब चिंता तो थोड़ी होगी ना। हमने तो देखा है पाकिस्तान मतलब इतने तमाम बॉर्डर चीजें होने के बावजूद कई बार ये लोग किस तरह से जो है देश में प्रवेश करते हैं और देखिए 26/11 को अंजाम देते हैं। पहलगाम की, पुलवामा की हम बात कर ले, ये कई ऐसी चीजें हैं जो अंजाम दे करके वो निकल जाते हैं। तो क्या नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश से भी वो इस तरह की जो नापाक हरकत है उसको अंजाम देंगे? कोशिश तो जरूर करेंगे, कामयाब हो ना पाए लेकिन कोशिश तो जरूर होगी। किरण जी देखिए, बांग्लादेश में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी भी हेल्दी तौर पे काम कर रहे हैं। अभी जब फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो वारदात हुई जिसमें लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, जब अल फलाह यूनिवर्सिटी से हमें पता लगा कि ढाका के पास एक मदरसा है, वहां पर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार फैले हुए हैं। तो अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट की विदेश मंत्रालय से क्यू लेते हुए ढाका के पास जो ये मदरसा चल रहा था उसको बंद कर दिया है, क्योंकि भारत ने ही उनको इनपुट दी थी कि ढाका के पास इस मदरसा से अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार जुड़े हुए हैं। तो मोहम्मद यूनिट की सरकार जो है वो चाहे कितनी भी लेकिन पूरी तरह से रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। कर्नल शिवदान जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे थे। कर्नल शिवदान जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आतंकवादी हैं कश्मीर में भी और बांग्लादेश में भी, ये लोग ऐसे रास्तों को चुनते हैं जहां पर कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहां से वो अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनको सरप्राइज करना होता है हमें, और सरप्राइज करने के लिए उसके लिए ये ऐसे रास्तों को चुनते हैं। इसीलिए वहां पर जो फेंसिंग की जा रही है बांग्लादेश बॉर्डर पर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की जा रही है, ये एडिशनल तरीके इसलिए किए जा रहे हैं जिससे बांग्लादेश से इन्फ्लिक्टेटर्स भारत में ना आए, और आतंकवादी आएंगे तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा आना जाना फ्री है वो उसके द्वारा ये आतंकवादी आएंगे। और उसके अलावा ये जो अपने हथियार और गोला बारूद है, ये ड्रोन्स और उसके द्वारा ये उधर हमारी तरफ डालेंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए खतरा करने की कोशिश की जा रही है कि इन आतंकवादियों को भारत में कैसे इंडक्ट किया जाए।
तो ये इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि हमेशा ऐसे ही रास्ते चुनते हैं। ऐसा ही रास्ते उन्होंने कश्मीर में चुनते हैं। मैं खुद कश्मीर में रह चुका हूं, जिन रास्तों में एक्सपेक्ट नहीं करते थे वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता था। तो इसलिए ये हम इस बुलावे में हम ना रहे कि ये लोग भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां से नहीं घुस पाएंगे। ये जरूर खोजने की कोशिश करेंगे, और ये जो हमारे जो नॉर्मल आना जाना उसके द्वारा भी आएंगे ये। तो इसलिए हमें एक नया बॉर्डर खोलने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, और हमें इसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। जी, मैं चाहूंगी इसी बात पर हुसैन जावेद जी, आप कर्नल शिवदान जी की बात, क्योंकि भरोसा तो नहीं किया जा सकता। आतंकी कैंप खोला जा रहा है तो डेफिनेटली मंसूबे तो आपके अच्छे होंगे नहीं, और बांग्लादेश में खोलने की वजह क्या है? मैं आपसे चाह भी रही थी कि आप वीडियो भी अगर देख सक रहे हैं, हम वीडियो भी चला रहे हैं कि किस तरह से आतंकी कैंप में वो ट्रेनिंग जो है दी जा रही है युवाओं को, लोगों को। आप देखिए, देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि हम बिना देखे पुख्ता चीज़ों के नहीं आते हैं। हम वीडियो भी लेके आते हैं, तस्वीरें भी साझा करते हैं और बताते भी हैं कि ये मसला कहाँ से उठा है। उसके बावजूद आप चीज़ों को जो है इनकार कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये देवनाथ जी ने खुद इस बात का जवाब दे दिया कि आज भी जो ढाका में इंटरिम सेटअप है वो इंडिया की बात सुन रहा है। उनके कहने पर अगर उन्होंने मदरसा बंद किया तो ऐसे फिर इंडियन हुकूमत को उनसे मजीद भी इस तरह से कांटेक्ट अपने रखने चाहिए, जहां जहां भी आपको लगता है कि कुछ उल्टा हो रहा है बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ। तो अगर वो आपको रिस्पॉन्ड करे अच्छी बात है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया और सर फर्क तो हमें पड़ता है ना हुसैन जावेद जी, फर्क तो हमें पड़ता है कि आप वहां पर चीजें कर रहे हैं। फर्क हमें पड़ता है क्योंकि हमारे खिलाफ चीजें हो रही हैं, भारत के खिलाफ चीजें हो रही हैं। अगर हमारा चावल, हमारा फार्मास्यूटिकल जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका चावल, आपका फार्मास्यूटिकल नहीं प्रॉब्लम है। हुसैन जी, जो चीजें अभी होने वाली है उस पर तो हम चिंता जाहिर कर भी नहीं सकते। जो चीजें हो रही है हम उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आप आतंकवादी कैंप चला रहे हैं वहां। आप वहां पर ये देखिए, ये हम फुल फ्रेम जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। जगह तो मैंने आपको बता दी, कौन चला रहा है, कौन संचालित कर रहा है, कौन सा इसमें आपका संगठन है, ये भी हमने आपको बता दिया। और आप चावल की बात कर रहे हैं, अभी तो कई चीज होना बाकी है आपका। आप कह रहे हैं ना वहां पर स्टूडेंट जाएंगे, पढ़ेंगे, वहां पर इतनी बेहतर चीजें होंगी, हम व्यापार और ज्यादा बढ़ाएंगे। होगा, हम तो गांव में तो जाते ही नहीं है। जो चीजें हो रही हैं हम उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। आखिरी बात है मैम, आखिरी बात आज मेरी वो ये है कि जिस तरह आपने मेहनत से एक लिस्ट बनाई, कैंपों के नाम आपको पता है, वहां जो लोग अपॉइंट है वो लोग पता है, ये अपनी सरकार के साथ शेयर कर दें ताकि वो ढाका के साथ इस मसले को उठाए तो मसले का हल निकल आएगा। नहीं, ढाका के साथ तो उठाएंगे ही उठाएंगे। आखिरी बात, ढाका के साथ हुसैन जावेद जी, ढाका के आप बिल्कुल अपनी बात को ही रखिएगा। 20 सेकेंड्स का वक्त है, तो मैं आखिरी आप ही से इन चीजों को लेकर के जो है जवाब लेना चाहूंगी कि ढाका के साथ तो बात उठेगी ही उठेगी। गवर्नमेंट आएगी तब तो चीजें बेहतर हो ही जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं एक मैच्योर कंट्री की तरह जो है वो एक काम करता है? क्यों यहाँ पर बार बार वो आतंकवाद को लेकर के आता है? हम तो चाह रहे हैं आप अपनी सरजमी से भी आतंकवाद हटाइए। आप बांग्लादेश की सरजमी पे आतंकवाद को भेज दे रहे हैं। तुर्की में आपके हैंडलर पकड़े जाते हैं। देखिए देखिए मैं तो वही कहूंगा, हम सिर्फ बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना चाहते हैं। हम वहां से इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहते, ना उसका हमें फायदा होगा। और आखिरी बात, क्योंकि टॉपिक हमारा आज बांग्लादेश के हवाले से है, तो हमें इस बात पे भी समझना होगा कि अगर बांग्लादेश के अंदर मुजीबुर रहमान के स्टैचू को उठा के फेंका जाता है और उसके बाद कोई एहतजाज नहीं होता, इसका मतलब है बांग्लादेश में अवामी लीग के खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा है। तो वो तो कह ही दिया यूके देवनाथ सर ने कि आवामी लीग तो अब चुनाव में खड़ी भी नहीं हो सकती। अगर इंडिपेंडेंट तौर पे खड़े होंगे वहां के लोग तो ही चीजें हो सकती हैं। इसमें मुझे लग रहा है आप ही लोग को फायदा है, चाहते भी यही थे, इसलिए प्लानिंग भी ऐसे ही कर रखी है आपके हुक्मरानों ने बांग्लादेश में किस तरह से पूरी तरह से कब्जा करना है। लेकिन चलिए, आने वाले दिनों में उम्मीद है आपकी बातों पे जो है वो मुहर लगे कि भारत के खिलाफ कोई नापाक साजिश जो है बांग्लादेश की सरजमी से पाकिस्तान नहीं रचेगा। और मैं इस बात को जो है, अगर चीजें सही रही तो ब्रेक भी जरूर करूंगी हुसैन जावेद जी, लेकिन अगर हुआ तो सवाल भी वापस आप ही से होगा कि आपने तो दम भरा था लेकिन क्या हुआ उस वादे का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ और साथ ही इस पॉइंट पर बातचीत करने के लिए।